स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना है, वो हमारे पास कैरियर्स इन बायोलॉजी, इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है। कल कुछ शोबे जो है वो हमने पढ़े थे, उनमें हमारे पास मेडिसिन और सर्जरी था, इस तरह हमारे पास फिशरीज था। तो आज आगे वाले 4 शोबे जो है वो हम डिस्कस करते हैं, जिनमें से पहला जो है वो हमारे पास हॉर्टिकल्चर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज हॉर्टिकल्चर एंड व्हाट इज हॉर्टिकल्चरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट का तो सुन लें कि एक ऐसा बंदा जिसमें हॉर्टिकल्चर में डिग्री जो है वो हासिल कर रखी हो, उसके लिए हॉर्टिकल्चरिस्ट का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो हॉर्टिकल्चर शोबा कौन सा है? एक ऐसा शोबा जो फलदार और फूलदार पौधों की बेहतरी के लिए काम करता है। फलदार मतलब जिनसे हम फ्रूट हासिल करते हैं, फूलदार जो सजावटी पौधे होते हैं जिनसे फूल जो है वो हम हासिल करते हैं, जिनको ऑर्नामेंटल प्लांट भी कहते हैं। तो हॉर्टिकल्चर एक ऐसा शोबा है जो आर्ट ऑफ गार्डनिंग से ताल्लुक रखता है, बागबानी वाला शोबा। और बाग के अंदर 2 चीजें होती हैं, बाग का ताल्लुक फूल से है और फल से है। तो वो वाला शोबा जिसमें फूल और फलदार पौधों की बेहतरी के लिए काम किया जाए, उस शोबे के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है हॉर्टिकल्चर का, कि ये आर्ट ऑफ गार्डनिंग है। ये पहले से मौजूद जो वैरायटीज हैं उनकी बेटरमेंट के लिए काम करता है। ये नई वैरायटीज हमें बना के देता है, किसकी? ऑर्नामेंटल प्लांट की, और जो फ्रूट प्लांट है इनकी। मतलब एक तो जो पहले से वैरायटीज जो मौजूद हैं, ये उनकी बेहतरी के लिए काम करता है। मतलब उन पौधों की केयर कैसे करनी है, उनको पानी कब देना है, कितना देना है, उनको फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कब करना है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कब करना है। और उसके अलावा ये हमें नई वैरायटीज भी बना के देता है, मतलब फलदार और फूलदार पौधों की नई वैरायटीज। आपने कभी नोटिस इस बात का लिया हो कि मार्केट के अंदर हर 1-2 साल के बाद हमारे पास कोई ना कोई फ्रूट की नई वैरायटीज जो है वो आ जाती है। वो वैरायटी कौन बना के देता है? वो हॉर्टिकल्चरिस्ट बना के देता है। अब मैं आपको अगर एग्जाम्पल दे के समझाना चाहूँ, हमारे पास मार्केट में जितने भी फ्रूट हैं उनकी बेशुमार वैरायटीज हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ग्रेप्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं, तो आपने कभी उनकी वैरायटीज़ का नाम सुना हो। जैसे एक सुंदरखानी अंगूर होते हैं, बड़ा वो कॉमन सा नाम है। इसी तरह एक उसकी वैरायटी का नाम थॉमसन है, एक का नाम पार्लट है, एक का नाम हाइटा है, किंग रूबी है, ब्लैक रूबी है। ये सारी की सारी उसकी वैरायटीज़ हैं, जिसकी वजह से वो जो ग्रेप्स हैं उसका टेस्ट भी चेंज हुआ, जिसकी वजह से उसका टेस्ट भी चेंज किया गया, उसका कलर भी चेंज किया गया, उसकी जो डिलाइटफुलनेस है वो भी चेंज हुई, उसकी अट्रैक्शन जो है उस फ्रूट की वो भी बढ़ी। तो ये सारा कुछ हमें किसने करके दिया? हॉर्टिकल्चर ने। इस तरह हॉर्टिकल्चरिस्ट का सबसे अहम काम ये है कि जितने भी मार्केट के अंदर फ्रूट हैं, अगर वो सीड वाले थे तो आहिस्ता आहिस्ता उनको सीडलेस की तरफ लेकर जाया गया, और सीडलेस से फिर उनको सीड फ्री की तरफ लेकर जाया गया। जैसे आजकल अगर वाटरमेलन जो तरबूज है, अगर उसका जो है वो सीजन है, तो आप खुद जरा नोट करें कि पहले तरबूज जो गोल वाले थे वो ऐसे थे जिनके अंदर सीड बड़े थे, और सीड के ज्यादा होने की वजह से वो हम जो तरबूज को खाते थे तो वो सीड बार बार हमें मुंह से जो है वो निकालने पड़ते थे। अब कहने का मतलब ये है कि हमने फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता सीड लेस किया, और फिर हमने अब उसकी एक ऐसी वैरायटी भी तैयार कर ली जो सीड फ्री है। मतलब पूरे तरबूज के अंदर कोई भी सीड नहीं है। एक सीड लेस लफ्ज होता है, एक सीड फ्री होता है। सीड लेस जिसमें जो हमारे पास सीड है उनकी तादाद जो है वो कम हो, और सीड फ्री जिसमें कोई भी सीड ना हो। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, जो ग्रेप्स हैं उनकी एक वैरायटी ऐसी भी है जिसके अंदर वो छोटे छोटे बीज मौजूद होते हैं, तो वो जब हम खाते हैं तो वो हमें इतना जो है वो, आप कह लें कि वो हमारे लिए इतना जो है वो ज़्यादा जो है वो काबिल इस्तेमाल जो है वो नहीं है। हमें बार बार सीड जो है वो मुंह से रिजेक्ट करने पड़ते हैं। लेकिन जो ग्रेप्स की वैरायटी, जैसे मतलब हमारे पास सुंदरखानी वगैरह, या मतलब जो न्यू वैरायटीज बनी उनके अंदर सीड नहीं है, तो वो हमारे लिए ज्यादा जो है वो मतलब कारआमद है। तो कहने का मतलब हॉर्टिकल्चर जो है ये एक ऐसा शोबा है जिसमें पहले से मौजूद वैरायटीज की बेहतरी के लिए काम किया जाता है। फूलदार और फलदार पौधों की नई वैरायटीज भी बनाई जाती हैं। इस शोबे को हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। और एक बंदा जिसने हॉर्टिकल्चर में अपनी डिग्री कंप्लीट की हो उसको हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं।
और हम इस शोबे में जा सकते हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। एफएससी बायोलॉजी के साथ करने के बाद हम इस प्रोफेशन को ज्वाइन जो है वो, हम इस शोबे में एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। फिर इसके बाद अगला जो शोबा है वो हमारे पास फार्मिंग है। फार्मिंग एक जर्नल शोबा है, इसमें लिमिटेशन नहीं है, मतलब ये नहीं है कि फार्मिंग से मुराद एक स्पेसिफिक किस्म का शोबा, या तो वो सिर्फ एनिमल से रिलेट करे या वो सिर्फ प्लांट से रिलेट करे। फार्मिंग एक जर्नल टर्म है, क्योंकि आपने दोनों तरह की फार्मिंग जो है वो सुनी हुई है। जैसे आपने कभी पढ़ा हो किसी जगह पे लिखा हो फ्रूट फार्म, और आपने पढ़ा हो किसी जगह पे लिखा हो एनिमल फार्म, तो इसका मतलब जो फ्रूट है उसका भी फार्म होता है, जो एनिमल्स हैं, जो कैटल्स हैं, उनका भी फार्म होता है, जो हमारे पास पोल्ट्री फार्म है, कॉज का फार्म हो सकता है, गॉड्स का फार्म हो सकता है, तो ये सारे एनिमल के फार्म भी होते हैं। और हमारे पास जो है ये जो फ्रूट्स वाले पौधे हैं इनके भी फार्म है। तो कहने का मतलब ये है कि फार्मिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें जो बंदा डिग्री हासिल करता है उसको सिखाया जाता है कि आपने फील्ड को कैसे मैनेज करना है। आपका जो फील्ड वो फार्म है और आपने उस फार्म को कैसे मैनेज करना है, आपने कैसे लेकर चलना है। जैसे फ्रूट फार्म है, आपने उसको कैसे लेकर चलना है। अगर कोई एनिमल फार्म की मैनेजमेंट आपके ज़िम्मे है तो आपने उसको कैसे मेंटेन करना है। अब देखें, जो बंदा फार्मिंग में डिग्री हासिल कर लेता है वो बेहतर तरीके से अपना जो फार्म है या किसी का फार्म जिसके ऊपर वो तनख्वाह के ऊपर काम करता है, ठीक है, वो बेहतर तरीके से उसको मैनेज करके दे सकता है। देखें, एक एनिमल फार्म है, उसमें अगर काफ़ी ज़्यादा कोई 1000 के करीब एनिमल्स हैं, उनमें डेली कोई 1, 2, 3 जो है वो बीमार हो जाते हैं, तो अगर एक फार्मिंग वाला बंदा पक्का फार्म के ऊपर मौजूद होगा तो वो पूरी मैनेजमेंट फार्म की करेगा कि कब एनिमल को वैक्सीन लगानी है, किस तरह का चारा डालना है, किस तरह उनकी सफाई का ख्याल रखवाना है, वो सारा कुछ जो मतलब फार्म का ऑनर है उसको वो मैनेज करवा के देगा। तो इस शोबे के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं किसका, फार्मिंग का। क्यों? क्योंकि ये एक जर्नल टर्म है, और जर्नल टर्म है तो फिर इसकी जो अडाप्टेशन है वो ये नहीं है कि आपने एफएससी पढ़ने के बाद भी इसमें जाना है। आपने अगर फिशरीज में अपनी डिग्री हासिल की है आप फिर भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप जाके फिश फार्म को मैनेज कर लें। अगर आपने एनिमल हस्बेंड्री में डिग्री हासिल की है आप इसको फिर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप इस शोबे में फिर भी जा सकते हैं। आप जाके जो है वो एनिमल वाला कोई फार्म जो है वो मैनेज कर लें। आपने अगर हॉर्टिकल्चर में डिग्री हासिल की है आप फिर भी इसको इस शोबे को ज्वाइन कर सकते हैं, आप जाके फ्रूट फार्म को जो है वो मैनेज कर लें। तो इसका मतलब फार्मिंग एक जर्नल शोबा है, बाकी शोबों में डिग्री रखने वाले जो लोग हैं इस शोबे को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला शोबा है जी फॉरेस्ट्री। अब फॉरेस्ट्री क्या है? फॉरेस्ट्री बड़ा कहते हैं जंगलात को। और जो लोग इस शोबे में जिनको मुलाजमतें दी जाती हैं दर हकीकत उनके ज़िम्मे 2 काम होते हैं। एक तो ये कि जो जंगलात पहले से मौजूद हैं वो लोग उनकी लुक आफ्टर करते हैं, वो लोग उन जंगलात की हिफाजत करते हैं। उन जंगलात की क्या करते हैं? हिफाजत करते हैं कि कोई भी बंदा उन जंगलात को नुकसान जो है वो ना पहुंचाए। और दूसरा उन लोगों के ज़िम्मे होता है कि वो गवर्नमेंट को एडवाइज करते हैं कि उन इलाकों में भी जंगलात को लगाया जाए जहां पे पहले जो है वो जंगलात मौजूद नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि जो फॉरेस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके ज़िम्मे जो है वो 2 काम होते हैं। एक तो वो लुक आफ्टर करते हैं, वो केयर करते हैं। जो जंगलात मतलब जो पौधे खड़े हैं चाहे वो मतलब किसी भी जगह पे हैं जो अंडर मतलब कह लें कि जंगलात के ज़िम्मे में आता है, वो लोग उन पौधों की हिफाजत करते हैं, ठीक है, कि कोई भी बंदा उनको नुकसान ना पहुंचाए। दूसरा वो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से, मसनूई तरीके से उन जगहों पे भी जंगलात को उगाया जाए जहां पे पहले जो है वो जंगलात मौजूद नहीं है। तो ये मैंने लिखा है लुक आफ्टर दी नेचुरल फॉरेस्ट, जो कुदरती तौर पे जंगल मौजूद है उनकी हिफाजत करना। एंड एडवाइस टू गवर्नमेंट फॉर ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, उन इलाकों में भी जंगलात को लगाना जहां पे पहले जंगलात मौजूद नहीं है। तो आप इस शोबे को कब ज्वाइन कर सकते हैं? आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जब आपने अपनी एफएससी बायो के साथ कंप्लीट की हो आप इस शोबे को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर लास्ट वन जो है वो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है, और बायोटेक्नोलॉजी एक लेटेस्ट शोबा है।
मतलब ये रिसेंटली, हालांकि इसके ऊपर काम तो बड़ा अरसा पहले से होता गया, ये रिसेंटली 1940s में जो है इसकी डेवलपमेंट हुई, ये शोबे का नाम जो है वो इसको मिला। तो इस शोबे के जरिए आपको अगर मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं, इस शोबे के जरिए छोटे जानदारों को इस्तेमाल करके इंसानों के लिए फायदेमंद प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और वो जो प्रोडक्ट हैं वो इंसानों को फायदा देते हैं। तो इस शोबे का नाम जो है वो बायोटेक्नोलॉजी है। तो आपको पता है विद द एडवांसमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, या आप ये कह लें कि इंसानों की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जा रही है, जैसे जैसे आबादी में इजाफा होता जाता है, वैसे वैसे हमारी जो रवायती तरीके हैं फसलों के जरिए खुराक को पैदा करने के, वो कम पड़ते जा रहे हैं। आने वाले वक्त, आपको पता है कि हर 35 साल के बाद दुनिया की आबादी डबल हो जाती है। तो आने वाले वक्त में ऐसा भी वक्त आ सकता है कि हमारे ये वाले जो रिसोर्सेज हैं, जो एग्रीकल्चर है, ये डिपेंड इसके ऊपर हम ना कर सकें, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फूड की इससे क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो फिर हमें बायोटेक्नोलॉजी का टोटली, हालांकि बायोटेक्नोलॉजी अब भी बड़ा रोल प्ले कर रही, हमें डिपेंड होना पड़ेगा बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कम वक्त में हमें बहुत ज्यादा खुराक और प्रोडक्ट पैदा करके देता है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा शोबा है जो इंसानों के फायदे के लिए जो है वो छोटे जानदारों को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट तैयार करता है। इस शोबे को क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। जैसे मैं थोड़ा सा आपके प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा सा आपके माइंड में रिवर्स जो है वो कर देता हूं कि आपने 8वीं क्लास के अंदर पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हम क्या करते हैं कि एक हम बैक्टीरिया लेते हैं जी, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है जो कि एक्स्ट्रा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। हम इस मॉलिक्यूल को किधर निकाल लेते हैं, बाहर, और इधर से हम इंसानों का एक क्रोमोसोम लेते हैं, उसके ऊपर से हम इंसुलिन वाली जीन को क्या कर लेते हैं, डी अटैच कर लेते हैं। ये इंसुलिन वाली जीन हमने क्या की, डी अटैच की। फिर हम इस इंसुलिन वाली जीन को लाके जो है वो इंसर्ट कर देते हैं किसके ऊपर, इस प्लाज्मिड के ऊपर, और फिर इस प्लाज्मिड को उठा के वापस जो है वो हम किसके अंदर डाल देंगे, इसको उठा के वापस जो है हम किसी में डाल देंगे, बैक्टीरिया में। अब बैक्टीरिया जो है मोस्टली वो 20 मिनट के बाद डिवाइड होके अपनी जो 2 कापियां जो है वो क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेता है। जब 20 मिनट के बाद बैक्टीरिया 1 से 2 बन जाएंगे तो हमारे पास प्लाज्मिड भी कितने बन जाएंगे, 2, और उसमें जो हमने जीन को इंसर्ट किया है, जो इंसुलिन वाली जीन है, वो भी हमारे पास जो है वो 2 बन जाएगी। तो कहने का मतलब जैसे जैसे बैक्टीरिया की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी, हमारे पास इंसुलिन जो है वो भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह कारआमद चीजें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके इंसानों के लिए बनाई जाती हैं, और जिस टेक्निक के जरिए या जिस शुबे के जरिए ये सारे काम किए जाते हैं उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी। और हम इस शुबे को ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। मतलब अगर हमने अपनी एफएससी जो है वो मेडिकल के साथ कंप्लीट की है, हम इस शोबे में जो है वो जा सकते हैं। तो ये बेटा हमारा 2 दिन का काम जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने जो है वो 2 दिन में ये सारे जो शोबे हैं जो मतलब हमारे पास कैरियर्स हैं बायोलॉजी के, उनको हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आएगा या आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम नए लेक्चर के साथ जो है आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।